गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति पार्ट 2 के तहत आज हम हरित क्रांति की विफलताएं, दुष्प्रभाव और कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना अथवा हरित क्रांति के सफल क्रियान्वयन की क्या-क्या शर्तें और सुझाव हम देख सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हरित क्रांति की विफलताएं क्या-क्या रही हैं, व्हाट हैव बीन द फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उसको हम लेते हैं। देखिए, जहां एक और कृषि विकास की नवीन नीति से वैज्ञानिक कृषि तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा मिला है, वहां दूसरी ओर उसके दुष्प्रभाव और विफलताएं भी दृष्टिगोचर हुई हैं। सबसे पहली है पिछड़े कृषि क्षेत्रों की उपेक्षा। हरित क्रांति के अंतर्गत केवल चुने हुए सिंचित क्षेत्रों को ही लिया गया है, जबकि पिछड़े और असिंचित क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। अतः हरित क्रांति का लाभ केवल पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के चुने हुए क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, जबकि देश के कई राज्यों को यह लाभ नहीं मिला। यह उचित नहीं है तथा सफलता भी सीमित रही है। फिर है सीमित फसलें। हरित क्रांति के अंतर्गत केवल कुछ ही फसलें जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का को लिया गया है, जबकि अन्य व्यापारिक फसलों पर ध्यान कम देने से उनके उत्पादन में वांछित वृद्धि नहीं हो पाई है। फिर है क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि। हरित क्रांति का लाभ कुछ चुने हुए क्षेत्रों को ही मिला है, जबकि अधिकांश भाग उसके लाभ से वंचित रहे हैं। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि हुई है। यह संतुलित आर्थिक विकास के सिद्धांत के विपरीत रहा है। संपन्न देशों को और अधिक संपन्न बनाने तथा पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा की यह नीति क्षेत्रीय विषमता बढ़ाई है। फिर है धनी और निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ संपन्न तथा धनी किसानों ने उठाया है, जबकि निर्धन साधनों के अभाव में पूरा लाभ नहीं उठा पाए। इससे धनी और अधिक धनी तथा निर्धन और अधिक निर्धन हुए। इससे धनी और निर्धनों के बीच आर्थिक विषमता की खाई बढ़ी है और यह समाजवाद के प्रतिकूल आचरण है। फिर है पूंजीवाद कृषि को प्रोत्साहन। हरित क्रांति के अंतर्गत सरकार ने समाजवाद के अंतर्गत पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा दिया है। कृषि क्षेत्र का केंद्रीकरण पूंजीपतियों में बढ़ा, भूमि का हस्तांतरण कृषकों से गैर कृषक पूंजीपतियों को हुआ। यह एक गलत दिशा सिद्ध हुई। फिर है कृषि अनुदानों की पूर्ति और वितरण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, क्योंकि समय पर उर्वरक, उन्नत बीजों, सिंचाई सुविधाओं एवं कीटाणुनाशक दवाओं के मिलने में प्रशासनिक ढिलाई, विलंब और असमान वितरण में भ्रष्टाचार एवं चोर बाजारी को बल मिला। अनुभवों की अवहेलना। हरित क्रांति के संचालन में सरकार द्वारा पूर्व में चलाए गए आईडीएपी तथा आईएएपी अनुभवों से शिक्षा नहीं ली गई, अतः वांछित लाभ नहीं मिल पाया। फिर है उर्वरकों के प्रयोग तथा अधिक मात्रा पर अनावश्यक बल। हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर सिंचाई से अधिक बल दिया गया, जबकि सिंचाई के अभाव में उर्वरकों का प्रयोग ही निरर्थक है। इसी प्रकार किसानों को मार्गदर्शन न मिलने से अधिक मात्रा में उर्वरक के उपयोग से फसलों को भारी क्षति पहुंची है। यही नहीं, बिना आवश्यक मिट्टी की जांच के रासायनिक उर्वरक का मनमाना प्रयोग उत्पादन में लाभप्रद सिद्ध न हो सका। फिर है संस्थागत परिवर्तनों की उपेक्षा। हरित क्रांति के अंतर्गत सरकार ने तकनीकी परिवर्तनों पर काफी ध्यान दिया, जबकि संस्थागत परिवर्तन, भूमि सुधार की उपेक्षा की। अतः दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था तथा शोषित कृषकों के कारण तकनीकी परिवर्तन अधिक लाभप्रद न सिद्ध हो सके। और फिर कृषि उत्पादन में सीमित सफलता ही मिली है। आलोचकों का मानना है कि कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि का श्रेय अनुकूल मौसम, कृषि क्षेत्र के विस्तार तथा अनुकूल परिस्थितियों को जाता है। हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि बहुत ही कम एवं कुछ फसलें तक ही सीमित रहा है। इस प्रकार हरित क्रांति की सफलता और असफलता का जो हम विवेचन कर रहे हैं, उससे हम देखते हैं कि हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि, व्यवसायिक दृष्टिकोण तथा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हुआ है, पर इसके कारण क्षेत्रीय असमानता, निर्धनों और धनिकों के बीच आर्थिक खाई, सीमित असफलता आदि ने उसके महत्व को कम किया है। फिर भी हरित क्रांति काफी सफल रही। अब हम देखते हैं कृषि विकास की जो नवीन व्यूह रचना है या हरित क्रांति है, उसके सफल क्रियान्वयन की क्या क्या शर्तें हैं या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। फिर कृषि विकास की जो नवीन नीति है, उसकी सफलता उसके कार्यान्वयन में कुशलता, ईमानदारी, जन सहयोग,
तथा संस्थागत परिवर्तनों की उपयुक्तता और समन्वय पर निर्भर करती है। हरित क्रांति की नीति की सफलता की मुख्य शर्तें और सुझाव जो है, सबसे पहला है उसमें मिट्टी के पर्यवेक्षण के आधार पर बीजों का प्रयोग। भारत की विशालता में मिट्टी की विभिन्नता पाई जाती है। भिन्न भिन्न मिट्टियों में उपज की भिन्नता के साथ अच्छे बीजों के समान रूप से सफलता की कल्पना करना त्रुटिपूर्ण है। अतः मिट्टी के पर्यवेक्षण के आधार पर ही उसके अनुकूल बीजों का उपयोग लाभप्रद रहेगा। फिर है उर्वरकों की पूर्ति तथा उपयोग में उचित मार्गदर्शन। नई नीति के अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए उचित समय पर उचित उर्वरकों की पर्याप्त पूर्ति उचित मूल्यों पर हो जाना आवश्यक है। इसके लिए उर्वरकों का आवश्यक उत्पादन और आयात, मूल्यों की कमी, वितरण में कुशलता तथा आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन मिलना जरूरी है। फिर विभिन्न विभागों में समन्वय और सहयोग। इस नीति की सफलता के लिए कृषि विकास में से संबद्ध सभी विभागों में, सरकारी विभागों, पंचायतों, सरकार, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं में समन्वय तथा सहयोग होना चाहिए, जिससे अनावश्यक विलंब से छुटकारा तथा कुशलता में वृद्धि हो सके। फिर कृषि मूल्यों में स्थिरता तथा गारंटी। नवीन कृषि नीति में अधिक जोखिम है, अतः इस नीति की सफलता के लिए मूल्यों में यथासंभव स्थिरता लाकर कृषकों को संभावित हानि से सुरक्षा का आश्वासन होना चाहिए। फिर कृषि वित्त तथा ऋण सुविधाओं का विस्तार। भारत के गरीब किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने पर ही रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कीटाणुनाशक औषधि, कृषि उपकरण का उत्तरोत्तर उपयोग संभव होगा। अतः कम ब्याज पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध किए जाने चाहिए। फिर है पौध संरक्षण के प्रभावी प्रयत्न। उन्नत बीज, रासायनिक खाद तथा तकनीकी मार्गदर्शन से कृषि उत्पत्ति में तभी वृद्धि होगी जब फसलों को बीमारियों से बचाया जा सकेगा तथा कीटाणुनाशक औषधियों से पौध संरक्षण संभव होगा। अतः नवीन नीति की सफलता के लिए समय पर कीटाणुनाशक औषधियां उपलब्ध कराना, पौध संरक्षण से संबंध में अनुसंधान तथा किसानों को उन्हें अपनाने को प्रेरित करना होगा। उचित मूल्य पर कुशल वितरण भी होना आवश्यक है। इस दिशा में फसल बीमा योजना अपनाना उपयुक्त होगा। फिर है भूमि सुधार कार्यक्रमों में तेजी। यद्यपि देश को स्वतंत्र हुए काफी लंबी अवधि बीत चुकी है, परंतु भूमि सुधार कार्यक्रमों में अनेक कमियां रहने से अभी भी ऊंची लगान, बेदखली, भूमिहीनों का शोषण, स्वामित्व अधिकार का अभाव कृषि विकास में बाधा उपस्थित करते हैं। अतः भूमि सुधार कार्यक्रमों में तेजी लाकर उसे कुशलता तथा सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना चाहिए। फिर है निर्धन किंतु प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए बहुसंख्यक निर्धन किंतु प्रगतिशील किसानों को सभी प्रकार की रियायतें तथा सुविधाएं देकर नवीन नीति को क्रियान्वित करने में प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे संपन्न वर्गों के साथ निर्धन वर्गों के लोगों को भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिलेगा। इससे सामाजिक समानता तथा वर्ग सहयोग बढ़ेगा। प्रशासनिक कुशलता। नवीन नीति की सफलता के लिए प्रशासन के सभी स्तरों पर ढिलाई, भ्रष्टाचार और अनावश्यक विलंब को समाप्त कर कुशलता लानी चाहिए। इन कार्यों में संलग्न अधिकारियों को प्रगति के विकास से संबद्ध करना चाहिए, जिससे वे व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाएं। फिर अविकसित क्षेत्रों में कृषि विकास कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, नई फसलों के प्रयोग, उन्नत बीजों को बढ़ावा देना प्रमुख है। और इस प्रकार कृषि विकास की जो नई व्यूह रचना है, हरित क्रांति है, उसके प्रति एक महत्वाकांक्षी एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस नीति की सफलता सरकार के द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन और जन सहयोग पर निर्भर करती है। थैंक यू।